सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 4। जो केमिस्ट्री की डिटेल सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसका हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो आज जो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत से। तो देखिए, रदरफोर्ड की अगर हम बात करें तो 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड थे उनका पूरा नाम आप बोल सकते हो लॉर्ड रदरफोर्ड था, उन्होंने एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग करके परमाणु की आंतरिक व्यवस्था से संबंधित एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता लगाया। रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग को रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? स्कैटरिंग कहा गया। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड बोला गया। और ठीक है, तो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाने लगा। अब बात करते हैं टॉमसन जी ने क्या किया कि भैया टॉमसन जी के द्वारा परमाणु का स्वरूप अस्वीकार करते हुए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के निरीक्षणों के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहा गया। और इस सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या क्या है? देखिए, पहली प्रमुख बात यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारिक नाभिक होता था, ये चीज होती थी। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होता था। तो ये चीज उन्होंने बोला, किसने? रदरफोर्ड जी ने बोला कि भाई परमाणु जो होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु गोलीय होता है और परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। यानी कितना बड़ा अगर परमाणु है तो इतना सा उसका नाभिक होगा। इस तरीके से जो है रदरफोर्ड के द्वारा ये सब चीजें बताई गई थी। पांचवा बिंदु जो है, जो कि थोड़ा बड़ा सा है, इंपॉर्टेंट भी, इसके बारे में जानते हैं। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि परमाणु सौरमंडल की तरह होता है। कैसा होता है? सौरमंडल की तरह होता है। और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में, ठीक है, वृत्ताकार पथों में ठीक उसी तरह अनवरत परिक्रमा करते रहते हैं और जिस तरह सूर्य के चारों ओर विभिन्न नक्षत्र करते हैं। और इन वृत्ताकार पथों की कक्षाएं ऑर्बिट कहलाती हैं। ऐसे होने से, ठीक है, ऐसा होने से नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के वेग से उत्पन्न केंद्राभिसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, उसके बराबर होता है। और इस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। तो वही सौरमंडल की तरह बताया कि भाई सन है और यहाँ पर है तो चारों तरफ जो है यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बताई कि वृत्ताकार पथों में कक्षाएं होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है गति करते रहते हैं। ये चीज रदरफोर्ड ने बताया यहाँ पर। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के उपर्युक्त स्वरूप को रदरफोर्ड का परमाणु स्वरूप कहा गया है। क्या बोला गया भैया? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम कहा गया ये, ठीक है। अब रदरफोर्ड के कुछ जो है परमाणु के दोष भी थे भैया। हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो दोष ये हैं, दोष ये बताया गया है यहाँ पर कि देखिए, जो परमाणु है तो परमाणु के इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि इसके स्थायित्व से संबंधित है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह नहीं स्पष्ट करता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाए या लगाते हैं या यत्र। यानी कि मेनली देखिए, क्या पहला पॉइंट जो था उसमें उन्होंने ये बोला कि भैया परमाणु मॉडल से संबंधित महत्वपूर्ण त्रुटि जो है उसके स्थायित्व से संबंधित हो गई। दूसरा हो गया कि इसमें फिक्स नहीं है, उनके मॉडल में ये चीज नहीं बताया गया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ये कोई फिक्स नहीं बताया रदरफोर्ड के द्वारा। तीसरे में देखिए, तीसरा क्या बोला गया? तीसरा जो उनकी गलतियां हैं, तो तत्व के परमाणु से प्राप्त वर्णपट यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है में स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो इस बात की पुष्टि करती है कि परमाणु से उत्सर्जित होने वाली विकिरण असतत होती हैं। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु जो है वर्णपट की स्पष्ट रेखाओं के निर्माण की व्याख्या करना संभव नहीं है। तो ये सब चीजें जो है उनके कुछ दोष थे जो कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मिले। अब बात करते हैं प्लांक जी की। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या बोलता है? तो देखिए, 1901 में प्लांक ने जो क्या किया था, उन्होंने तप्त काली वस्तुओं से उत्सर्जित
विभिन्न कंपनावृत्तियों वाली प्रकाश उत्सर्जन के अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता किंतु असतत रूप से होता है। उसको हम पैकेट्स बोलते हैं। कैसे होता है? पैकेट्स के रूप में होता है। बस यही एक इम्पॉर्टेंट इसमें से प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि जो प्लांक जी है उन्होंने क्या बताया है कि जो प्रकाश या ऊष्मा कैसे गति करती है, तो पैकेट के रूप में गति करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, और आने वाले समय में एग्जामों में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न जो है, इन छोटे संवेष्टों को क्वांटम कहते हैं। इन छोटे संवेष्टों को क्या बोलते हैं? क्वांटम कहते हैं। और एक क्वांटम की ऊर्जा को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वांटम जो है उनको कैसे व्यक्त करते हैं? तो भैया ई बराबर क्या है? ई बराबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एच। तो अगर हम इसकी बात करें, एच जहाँ पर क्या है? प्लांक स्थिरांक है, विकिरण की कंपनावृत्ति है, ई क्या है? क्वांटम की ऊर्जा है। तो ये चीज़ें दी गई, जैसे कि ई बराबर mc² आइंस्टीन जी ने दिया था, उसी तरीके से ये एक समीकरण है। तो आपको सत्य याद रखना है कि समीकरण क्या है प्लांक जी का, ठीक है। चलिए अब बोर का परमाणु सिद्धांत पढ़ लेते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भैया बोर जी का एटॉमिक मॉडल क्या है, तो देखते हैं इसके बारे में। रदरफोर्ड मॉडल की त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील बोर ने मैक्स प्लांक उनके जो क्वांटम सिद्धांत था उनका सहारा लिया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बोर का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए क्या किया कि जो प्लांक जी ने बताया था कि पैकेट के रूप में चलते हैं, इक्वेशन दिया, तो उन्होंने इसको क्या किया? अध्ययन किया होगा, उसको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया होगा और पता लगाई होंगी चीज़ें और यहाँ पर पब्लिश की। तो देखिए उन्होंने क्या किया, पहला पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, वो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते, बल्कि ये कुछ चुनी हुई अनुमेय कक्षाओं में ही भ्रमण करते हैं। यानी कि वही चीज़ बोल दिया गया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए जैसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अनिश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण नहीं करते, अनिश्चित नहीं, लेकिन एक चुनी हुई अनुमेय कक्षा में, एक चुनी हुई कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुनने के इस कक्षा में हम करेंगे, तो यहाँ पर वो करते हैं, ये चीज़ बोला गया। दूसरा पॉइंट जो बोला गया वो बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो इस क्रिया में उससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। यानी कि एक ही जगह अगर स्थिर होकर कर रहा है तो एक तरीके से स्टेबल कंडीशन में घूमता रहता है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है कि कुछ ऊर्जा का अवशोषण जो है, कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी निकट वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा पर कूदता है। यानी कि ये घूम रहा है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको इसमें जाना है, तो कुछ ऊर्जा खर्च करके इसमें वो पहुंच जाएगा। उसको भी आगे हम पढ़ेंगे किस ऊर्जा को क्या कैसे करता है वो खर्च, ठीक है। जब वह दूसरी कक्षा के भीतरी कक्षा में कूदता है तो उस क्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं, ऊर्जा का अवशोषण होने पर इन किरणों का अवशोषण होता है। चौथा पॉइंट है कि अनुमेय कक्षाएं जो हैं, पॉसिबल ऑर्बिटल की बात करें तो वे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान जो है h/2π होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर MVR की तो NH/2π, जहाँ M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, R क्या है अनुमेय कक्षा का त्रिज्या है, V इलेक्ट्रॉन का वेग है, H प्लैंक स्थिरांक है और N जो है सेलों की संख्या है। तो एक इक्वेशन से जो है हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये बोर जी का मॉडल जो उन्होंने थोड़ा सा बताया था। परमाणु संख्या के बारे में अब आपको पता होना चाहिए कि भैया एटॉमिक नंबर आखिर होता क्या है, जिस पे ये सब चीजें चर्चाएं चल रही हैं। तो किसी तत्व के परमाणु में नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या है, उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या बोलते हैं। यानी कि बात कर रहे हैं कि ये अगर परमाणु है तो इसके अंदर ये नाभिक है, नाभिक में आपको प्लस धनायन मिलेगा जिसको हम प्रोटॉन बोल रहे हैं। तो प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी वही कहलाएगी एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या कहलाएगी, जितने भी के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है उसको हम परमाणु संख्या बोलेंगे, और इसे कैपिटल Z से जो है सूचित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होता है। क्या होता है? उसका मौलिक गुण होता है। परमाणु संख्या Z बराबर क्या हो गया, नाभिक में इकाई धनावेश की कुल संख्या, नाभिकीय आवेश या फिर नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या जिसको P से डिनोट करेंगे, या फिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जिसको हम E से डिनोट करेंगे। तो इसको मतलब Z बराबर P बराबर E हो गया। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि परमाणु संख्या से रिलेटेड इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए ऐसे चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, Z = P नॉट इक्वल टू E, Z = P
नॉट इक्वल टू पी इक्वल टू ई और जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। तो इसमें से आपको लगाना पड़ेगा कि थर्ड वाला इससे रिलेटेड, परमाणु संख्या से रिलेटेड सही चीज है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को एग्जाम को टफ बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन H परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, अतः हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। कार्बन के नाभिक में सिर्फ 6 प्रोटॉन रहते हैं, अर्थात कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब आता है द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ प्रोटॉन की, धनायन की, तो ये कहला रहे थे आपके क्या, अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या नहीं कहला रहे थे। ये जो हमने पीछे पढ़ा, जो प्रोटॉन था यानी कि जो नाभिक में आपके धन आयन था, उनके बारे में हमने जाना, एटॉमिक नंबर के बारे में हमने जाना था ना। यहाँ पर अगर देखें एटॉमिक नंबर के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में, और यहाँ पर हम किसके बारे में जान रहे हैं? मास नंबर के बारे में जान रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटॉन तो था, प्रोटॉन के साथ साथ अगर न्यूट्रॉनों की संख्या भी हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको Mn बोलोगे यानी कि मास नंबर बोलोगे। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि द्रव्यमान संख्या को हम A से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या न्यूक्लियोनों की कुल संख्या। तो A बराबर आपको देखने को मिलेगा N प्लस P, और द्रव्यमान संख्या जो है एक पूर्णांक होती है। अगला पॉइंट है परमाणुिक प्रतीक का निरूपण। तो परमाणुिक प्रतीक का निरूपण हम कैसे करते हैं? देखिए, एक उदासीन परमाणु में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की इकाइयों की संख्या के बराबर होती है, और किसी उदासीन परमाणु X के प्रतीक रूप में ऐसे अपन दर्शाते हैं। मेनली बताया जा रहा है कि जो अभी आपने पढ़ा एटॉमिक नंबर और मास नंबर, उसको आप डिनोट कैसे करोगे। मान लो X कोई जो है आपका तत्व है, अब उसमें आप कैसे डिनोट करोगे? परमाणु संख्या क्या है, जैसे हम लिखते हैं ना यूरेनियम 232, इस तरीके से लिख देते हैं। तो कैसे डिनोट करोगे? तो ये X है, यहाँ पर A रहता है और यहाँ पर Z रहता है। ठीक है, तो कैसे करोगे भैया? Z क्या होगा? एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और A क्या हो गया भैया? मास नंबर हो गया, मास नंबर हो गया। तो ऊपर द्रव्यमान रहता है, नीचे परमाणु रहता है। क्या रहता है भैया? ऊपर द्रव्यमान रहता है और नीचे परमाणु रहता है। तो इस तरीके से जो है आप ऐसे कर सकते हो कि एटम जो है, एटम बम को गिराया जाता है तो वो जमीन पे ही गिरता है, तो नीचे कौन रहेगा? एटम रहेगा, और फिर एक जो बच गया वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी इसको आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं बोर-ब्यूरी योजना। तो भैया ये बोर-ब्यूरी योजना क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बतलाने के लिए बोर एवं ब्यूरी ने 1921 में एक अलग अलग योजना प्रस्तुत की। चूंकि दोनों वैज्ञानिकों की प्रस्तावना योजना में काफी समानता थी, इसलिए उन्होंने बोर-ब्यूरी योजना कहा गया। इसके अनुसार क्या होगा भैया कि परमाणु जो होगा उसकी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी भैया? अधिकतम संख्या होगी 2n² होगी, और जहां पर n क्या है? कक्षाओं की संख्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कक्षा में चक्कर लगाने कितनी होती है? 2n²। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में। दूसरा पॉइंट है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, 8 ही रहेंगे मैक्सिमम। अगला जो है थर्ड वाला पॉइंट है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। मान लीजिए ये है, इसकी ये हो गई बाहरी वाली, तो इसमें 8 रहेंगे, और लेकिन उससे पहले वाली कक्षा यानी कि इस वाले में जो है 18 से ज्यादा नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते जब तक कि अंतिम यानी कि बाह्यतम कक्षा से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या नियम 1 के अनुसार पूर्ण ना हो जाए। तो नियम 1 क्या था कि भैया 2n² होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है इसको यहाँ पर बताया था इन्होंने। अब देखिए कक्षा या सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कक्षा या सेल क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिवहन करता है तो उसके साथ ऊर्जा का एक निश्चित मात्रा रहती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों को स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा प्रयुक्त होने वाली K, L, M, N, O, P और Q अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। इन ऊर्जा स्तरों को सेल भी कहा जाता है। और नाभिक जो होता है, तो नाभिक के सबसे निकट वाले सेल n = 1 को K द्वारा और उसके बाद n = 2 को L द्वारा
द्वारा, और ऐसे ऐसे करके जो है आप इसको Q तक निरूपित कर सकते हो। और नाभिक के सबसे निकट वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम तथा परमाणु के बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि अगर कोई सेल नाभिक के एकदम करीब है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि नाभिक के सबसे निकटतम और नाभिक के सबसे दूर वाले में से किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, तो जो सबसे दूर होगा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। यहां पर यह चीज आपको याद रखना है। चलिए उपकक्षा और सब सेल की बात कर लेते हैं। तो परमाणु की जो आंतरिक संरचना संबंधी आधुनिक जानकारी के अनुसार प्रत्येक कक्षा या सेल में एक उपकक्षा या सबसेल होता है, और इनको हम एस पी डी एफ के द्वारा निरूपित करते हैं। जिस तरह प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है, उसी तरह प्रत्येक उपकक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। अतः एस पी डी एफ उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी होगी, 2 होगी, 6 होगी, 10 होगी, 14 हो सकती है। तो भैया आपको याद रखना है एस पी डी एफ होती है। अब एक और जानकारी के अनुसार मान लेते हैं कि के कक्षा है उसमें n बराबर 1 में केवल क्या होगा, s उपकक्षा होगी। l कक्षा की बात करें तो n बराबर 2 में क्या होगा, s और p दोनों आ जाएंगे। m में s p d आ जाएगा। फिर n अगर कक्षा लेते हैं जिसमें n बराबर 4 है तो s p d f ये सभी आ जाएंगे। तो इनको आगे देखते हैं कैसे इसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी को हम बोलते हैं इनको जो पुट करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सेल जो होते हैं या उपकक्षा सब सेल होते हैं उसमें कैसे हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं, या कैसे परमाणु का वितरण, उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, तो उसको हम इसी मेथड को, ये वितरण करने की विधि या जो भी सिद्धांत हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कहते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम, ठीक है, सोडियम Na जिसका होता है 11, तो यहाँ पर n बराबर हो गया आपको 11। तो इसमें क्या होगा, कैसे कर सकते हो कि हमने पढ़ा था भैया कि पहले में जो है 2 रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, है ना, इस तरीके से चलेंगे। P में 6 रहेंगे और फिर जो आगे वाला होगा उसमें 14 रहेंगे। तो यहाँ पे 11 है तो पहला तो S में 2 आ गया आपका, फिर दूसरे में 8 रहेंगे तो 8 तो आप ले लोगे, 10 हो जाएगा। अगले में कितना, 6 में 1 ही रहेगा। तो ये देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 6 2 8 9 10 और 1 11 मिल गए। अब 12 वाले में क्या होगा, 2 8 2 आ जाएगा। फिर ऐसे 20 वाले में 2 8 8 और 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को आप कर सकते हो। बाकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस, जिनको हम संयोजी बॉन्ड भी होते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए जो हमने यहाँ पर लिया, जैसे कैल्शियम है, इसका 20 है, यहाँ पर 12 है, तो इसमें 2 और 8 10 हो गए, और जो 2 बचा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन बचा। इसमें 2 8 8 बचा और जो 2 बचा ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बचा। कोर इलेक्ट्रॉन ये है और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में 2 आपका बच जा रहा है। ये पहले वाले में नियम था n 2 होना चाहिए तो 2 पूरा कर लिया, दूसरे में भी 8 होना चाहिए, 8 को पूरा कर लिया। तो जो पूरी कक्षाओं में भर जा रहे हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। ये जो है दूसरे चीजों से, दूसरे तत्वों से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, यही चीजें यहाँ पर होंगी। देखिए तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, किसी भी परमाणु के भीतर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक गुण में संबंध देखिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित की जाती है। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो उनके रासायनिक गुण भी समान हो जाते हैं। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उनके रासायनिक गुण में भिन्नता आती है। किसी तत्व के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। तो मेनली जो है इसमें देखिए थर्ड और फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो रासायनिक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समान होंगे तो समान होगा, अलग होंगे तो अलग होगा, बस यही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों का महत्व। तो देखिए महत्व बहुत ज्यादा है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि किसी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कौन से तत्व भाग लेते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इसके बिना नहीं हो सकती अभिक्रिया। किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या
द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है संयोजकता अगर आपको निर्धारित करनी है तो उसमें आपको पता करना पड़ेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या हैं, कैसे हैं। किसी तत्व के परमाणु में जो विद्यमान होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होगा, उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होगा। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी सेल की आवर्त सारणी में उस तत्व का आवर्त काल जो है यहाँ पर निर्धारित करेगा। तो संयोजी सेल की जितनी भी संख्या होगी वो आवर्त सारणी में उस तत्व का आवर्त निर्धारण करेगी, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी वगैरह हमने पढ़ा है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसके परमाणु में विद्यमान संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो वही चीज कुल मिला के सब संयोजी इलेक्ट्रॉन पे होगा। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसा होगा, जैसे उसके गुण होंगे वैसा ही होगा। वो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी से जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर समापन होता है उसका। तो यहाँ पर हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, रदरफोर्ड बोर के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को जाना जो कि इंपॉर्टेंट था केमिस्ट्री की दृष्टि से। तो ये पार्ट 4 था। जल्दी आपको पार्ट 5 मिलेगा और जल्दी हम केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।